आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम गणित की कक्षा में कक्षा 10 की 13वीं प्रश्नावली करेंगे। 13.1 के प्रश्न हमने कल के और उससे पहले के वीडियो में पूरे कर लिए थे। तो आज हम 13.2 के प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं कुछ प्रारंभिक जानकारियों पर। जैसा कि हमने 13.1 के प्रश्नों में देखा था कि उसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ करके ऐसे ठोस बनाए गए थे, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक शंकु आकार की वस्तु है और ये अर्धगोलाकार है। तो जब इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करते हैं तो इस प्रकार से आकृति बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो जब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि पृष्ठों को काउंट करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये कर्सर जहाँ पर घूम रहा है आप वहाँ देखिए। तो ये जहाँ पर ये शंकु को अर्धगोले पर अध्यारोपित किया तो इसके 2 पृष्ठ स्वतंत्र हो गए। तो ये 1 नंबर शंकु हो गया और 2 नंबर हो गया अर्धगोला। तो इसमें यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ, 2 पृष्ठ बनते हैं इसके, यानी 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल और प्लस में इसका जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार दोनों को हम प्लस कर देते हैं। लेकिन आयतन में क्या होता है कि आयतन में बिल्कुल सीधी सी बात है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है कि जब चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो उनके पृष्ठों को काउंट करते हैं, उन सभी पृष्ठों का एक क्षेत्रफल लेते हैं। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कुछ पृष्ठ घट जाते हैं या कट जाते हैं तो उनको घटाना भी पड़ता है। लेकिन आयतन का सीधा सीधा नियम है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक अर्धगोला है, यहाँ पर बीच में ये बेलन है और यहाँ पर भी अर्धगोला है। तो जब इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार की आकृति यहाँ पर ये बन गई। तो इसमें 3 चीज़ें जुड़ गई, एक अर्धगोला यहाँ पर है, एक अर्धगोला यहाँ पर और बीच में बेलन है। तो सीधा सीधा है कि इसमें 2 अर्धगोले हो गए। तो हमेशा इसमें जितनी वस्तुएं जुड़ती है उन सभी के आयतनों का योग हो जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 अर्धगोले हो गए तो 2 अर्धगोलों का आयतन हो गया 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस में बीच में बेलन हो गया। तो बेलन का पूरा आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से इसका सूत्र क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इसमें आर और एच के मान पुट कर देंगे और हम इसको आराम से हल कर सकते हैं। तो आयतनों में आप याद रखिए कि जितनी वस्तुओं को जोड़ दिया गया उन सभी के आयतनों का योग हो जाता है। ठीक है, आयतनों का सीधा सीधा योग हो जाता है। लेकिन क्षेत्रफलों में क्या होता है कि जब वस्तुएं जोड़ते हैं तो कई बार कुछ पृष्ठ यदि जोड़ते हैं, यदि उसमें से काट के निकालते हैं तो घटाना भी पड़ता है। लेकिन इसमें हमेशा ही आयतनों में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो अब हम 13.2 के प्रश्नों पर चलते हैं। ये 13.2 का पहला सवाल हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये नीचे का भाग इसका अर्धगोलाकार है और ऊपर का भाग ये शंकुनुमा है। तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि शंकु को अर्धगोले पर अध्यारोपित करके इस प्रकार से ये वस्तु बनाई गई है। तो इसमें ये कह रहा है कि त्रिज्याएं दोनों की 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिज्या कितनी हो गई, 1 हो गई। और फिर कहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही है। तो यहाँ पर ये ऊंचाई भी इसकी कितनी हो गई, h जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गई। और ये कहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है, तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिज्या कितनी है इसकी। त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या को हम r ले लेते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऊंचाई भी त्रिज्या के समान है। तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई जब शंकु की हम क्या लेते हैं h। तो संकेत आप जरूर लिखा करें। तो ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका जो संपूर्ण आयतन है, ठोस का जो आयतन है, तो आयतन का मैंने आपको बताया था कि आयतन में जितनी वस्तुएं होती है उनको उनके आयतनों का योग हो जाता है सीधा सीधा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आयतन जब ठोस कर लेंगे तो इसमें एक तो अर्धगोले का आयतन, तो 1 नंबर पर क्या हो गया अर्धगोले का आयतन और प्लस में क्या होगा इसमें शंकु का आयतन। तो क्योंकि 2 वस्तुओं को जोड़ा गया है तो दोनों के आयतनों का योग हो जाएगा। तो शंकु का आयतन, तो आप इनके सूत्र अच्छी तरह याद रखिए। तो आप जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस में शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप क्या किया करो, यदि कॉमन आता है तो आप कॉमन जरूर लिया करें।
हैं, क्योंकि कॉमन लेने से सवाल आपका बहुत हद तक हल हो जाता है, आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो 1/3 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों के बटे में 3 है, और साथ में पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास बचेगा 2, और यहाँ बचेगा आर 2r, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा h। अब आप इसमें ये जो मान है आपके r और h की पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/3 इंटू, चूँकि पाई के पदों में उत्तर देना है तो पाई को पाई रहने दें आप, और त्रिज्या आपके पास कितनी है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू आर का मान 1 और h का मान भी कितना है, 1 है। अब यहाँ पर 1/3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1/3 पाई इंटू 1, और यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 एकम 2 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 1। तो अब इनको सरल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/3 पाई और इंटू में 1, और इंटू में कितना आ गया, 2 और 1 3। तो इस प्रकार से 3 को आप 3 से कैंसिल कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ क्या बचेगा, पाई घन सेंटीमीटर, और घन आयतन की इकाई जो घन इकाई होती है, तो इस प्रकार इसका जो संपूर्ण आयतन आएगा वो पाई घन सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसानी से हल किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है 13.2 का दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको ये कहा है कि यहाँ पर एक जो मॉडल आपको दिखाया गया है, इस मॉडल में जो बीच में बेलनाकार जो भाग है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये इसको 1 नंबर हम यदि बेलनाकार मॉडल देंगे तो इसके दोनों तरफ जो है वो दोनों सिरों पर एक एक शंकु जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये मॉडल जैसे आप देख सकते हैं कि बेलन के आकार का है बीच में से, और दोनों तरफ इसके क्या जुड़े हुए हैं, शंकु जुड़े हुए। और इस शंकुनुमा और बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 3 है, तो त्रिज्या इनकी कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और बेलनाकार भाग की जो h है वो यहाँ पर जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और शंकुनुमा भाग की h जो है वो इसको हम h1 नाम दे देंगे, तो यहाँ पर भी इसको h1 नाम दे देंगे। तो ये आपको यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें चूंकि कुल 3 वस्तुएं हो गई, तो तीनों वस्तुओं के आयतनों का योग जो है वो सूत्र इसका बन जाएगा ठोस का, इस मॉडल का जो है। तो इसके अंदर कितनी वायु अंतर्विष्ट हो रही है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि हमें व्यास दे रखा है, तो मॉडल का व्यास लिखेंगे, मॉडल का व्यास। तो मॉडल का व्यास हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, त्रिज्या r आपके पास हो जाएगी 3/2। आप इसको 3/2 ही रहने दें, भाग नहीं देंगे, क्योंकि आगे सरल करने में आसानी रहेगी, दशमलव में नहीं रहेगी संख्याएं। फिर है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो आपके पास है, तो उसको आप h नाम दे दीजिए। तो वो h आपके पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और शंकुआकार भाग की जो h है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है, उसको हम h1 नाम दे देते हैं। तो शंकु की ऊंचाई को हम नाम दे देते हैं h1, और वो आपके पास कितनी, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब सभी चीज़ें हमारे पास ज्ञात हो गई। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो मॉडल में हवा का आयतन, तो हवा का आयतन ज्ञात करेंगे। तो हम चूंकि इसमें कुल जो जितने पृष्ठ हैं, इसके जितने वस्तु इसमें जुड़ी है, उनका आयतन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 तो इसमें शंकु है, तो 2 इंटू शंकु का आयतन, 2 भाग शंकुनुमा है, और प्लस में बीच में आपके पास क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 इंटू हम क्या ले सकते हैं, शंकु का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 लेंगे शंकु के आयतन को, और बेलन का आयतन हमारे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर, और h इसकी ऊंचाई होगी। अब जितना कॉमन आ सकता है आप कॉमन जरूर लिया करें, इससे आपका सवाल बहुत हल हो जाता है आसानी से।
तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, 2/3 यहाँ पर बच गया 2/3, और गुणा में आपके पास यहाँ बच गया h1, और प्लस में यहाँ सिर्फ आपके पास क्या बच गया h। अब एक एक करके इन वस्तुओं की जो जितनी भी इनकी ऊंचाई और जो ये मान है वो हम पुट कर देते हैं। तो पाई का मान हम यहाँ पर चूंकि हमें कुछ नहीं बताया, तो जब तक नहीं कहा जाए आप 22/7 लेंगे, और r हमारे पास कितनी है 3/2, तो हम इसको 3/2 गुणा 3/2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर है, और इंटू में 2/3 इंटू यहाँ पर h1 कितना है आपके पास, वो है 2। तो ये हो गया आपके पास 2, और h जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है 8 है। अब हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए थोड़ा इनको गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 3 3 9, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, या जाए 11 दूनी 22। अब आप देख सकते हैं कि 3 3 9 को हम जब 11 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 99, और बटे में आपके पास कितना आ गया, ये 7 दूनी 14, और इनटू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में आपके 2 दूनी 4 बटे कितना हो गया 3, और प्लस में कितना है 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेकर के इसका लघुत्तम लेकर के इसको सरल करेंगे। तो हम इसको आगे के पेज पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 99/14, तो बाहर है, इसको वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लघुत्तम आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 8 3 24, ये 2 संख्याओं का लघुत्तम लेने का बहुत सीधा सा तरीका होता है। तो अब आपके पास जो संख्याएं बन गई वो होगी 99/14, इंटू आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 28/3। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 दूनी कितना हो गया 28, और ये हो गया आपके पास 33 3 99। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया वो 33 दूनी 66 घन सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से संपूर्ण मॉडल का जो आयतन है उसमें जो अंतरिक्ष वायु है उसका आयतन कितना आ गया 66 घन सेंटीमीटर हो गया। तो अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना हो गया 66 घन सेंटीमीटर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं अपने। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% आपको यहाँ पर क्या बताया, चीनी की चाशनी होती है, और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी बीच में से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में जो है ये भाग बेलनाकार है और दोनों तरफ का भाग जो अर्धगोलाकार है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसमें 3 वस्तुएं होगी। तो आप यहाँ पर आप गौर से देखें कि ये जो 1 नंबर भाग इसका है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये अर्धगोलाकार है, और बीच वाला भाग यहाँ पर आप 2 नंबर भाग यदि आप देखें तो ये आपको बीच में गोलाकार दिखाई देगा, और तीसरा भाग आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये अर्धगोलाकार हो गया। 3 वस्तुएं होगी, 2 अर्धगोलाकार होगी, प्लस में बीच में क्या हो गया एक बेलनाकार हिस्सा हो गया। तो तीनों के आयतनों का हम योग ले लेंगे, और फिर एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करके कि हम उसको 45 से गुणा करेंगे तो संपूर्ण गुलाब जामुन का 45 का आयतन होगा, और फिर उसका हम लास्ट में क्या करेंगे 30% ज्ञात करेंगे, जिससे हमें जो है वो कुल चाशनी का जो आयतन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो दे रखी है वो व्यास दिया हुआ है हमें, इस गुलाब जामुन का जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो व्यास हमारे पास कितना है, व्यास हो गया वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी होगी 2.8/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 1.4 सेंटीमीटर होगी। अब हमें बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है या लंबाई जिसको हम कहते हैं वो निकलती, क्योंकि हमें संपूर्ण लंबाई कितनी दे रखी है, तो गुलाब जामुन की संपूर्ण लंबाई हमारे पास 5 है। गुलाब जामुन की संपूर्ण लंबाई जो है वो आपके पास कितनी है
वो है 5 सेंटीमीटर। और इस 5 सेंटीमीटर में से आप देख सकते हैं कि ये संपूर्ण 5 है। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, इसमें से 1.4 हम इस तरफ ही घटा सकते हैं और 1.4 इस तरफ ही घटा सकते हैं। तो बीच में इसकी h जो बचेगी वो बच जाएगी यहाँ पर। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई जो है वो कितनी होगी, उसकी बेलनाकार भाग की लंबाई को हम h नाम देंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई h होती है। तो वो हो जाएगी 5 माइनस, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से 1.4 घटाएंगे तो 2 इंटू 1.4 हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 5.0 माइनस 2.8, क्योंकि जब बिना दशमलव की संख्या में से आप दशमलव की संख्या घटाएं तो वहाँ पर पॉइंट में 0 ले लें। तो अब जब घटाएंगे तो आपके पास कितनी आएगी, 2.2 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर 2.8 दिखा रखी है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर ये आएगी 2.2, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी बेलनाकार भाग की h हो गई। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन सीधा ही ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चूंकि एक गुलाब जामुन जो है उसमें 2 अर्धगोलाकार हिस्से हैं, तो हम पहले 45 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 इंटू अर्धगोलाकार भाग का आयतन, 2 इंटू अर्धगोलाकार भाग का आयतन। और बीच में क्या है, इसमें बीच में है इसमें बेलन, तो ये हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो है वो सूत्र हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर 45 इंटू 2 इंटू अर्धगोलाकार भाग का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और प्लस में आपके पास जो बेलन है उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेकर के हम इन राशियों का मान इसमें r और h का पुट कर देंगे और इसको हल करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार कॉमन लेने के बाद जो है ये राशि हमारे पास इस प्रकार से होगी, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 4/3 इंटू आर प्लस h। अब चूंकि हमारे पास r जो था वो कितना था, वो था 1.4 सेंटीमीटर और h जो है हमारे पास कितना था, बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो 2.2 सेंटीमीटर था। अब ये राशि हम इसमें रख देते हैं। तो यह आएगा 45 इंटू, ये पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, हम 2 बार गुणा में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर है। और इंटू में आपके पास यहाँ पर 4/3 इंटू r कितनी है 1.4 और प्लस में h आपके पास कितनी है 2.2। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सरल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 इंटू 22 और आप क्या कर सकते हैं, 7 को इस 14 से काटेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 दूनी 14 होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 1 दशमलव है तो हम यहाँ भी 1 दशमलव लगा देंगे तो ये 0.2 हो गया। तो ये गुणा में आपके पास कितना हो गया 0.2 इंटू 1.4 और इंटू में आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इसको हम गुणा करेंगे तो चूंकि ऊपर की राशियाँ गुणा हो जाएगी, 14 चौके 56 यानी 5.6 और बटे में कितना आ गया 3 और प्लस में 2.2 है। हम इसके अपॉन में 1 लेकर के और लघुत्तम ले सकते हैं। तो अब इसका लघुत्तम लेंगे और इनको हम कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पर जब आप इन सभी को गुणा करेंगे 45, 22.2 और 1.4 को गुणा करके हम 2 दशमलव लगा देंगे क्योंकि 1 दशमलव यहाँ पर है, 1 दशमलव यहाँ पर है। तो ये इन सब का गुणा जो आपके पास आएगा वो आएगा 277.20 और गुणा में आपके पास यहाँ पर जब आप लघुत्तम लेंगे
तो लघुत्तम इसका कितना आ रहा है 3 एकम 3। तो दो राशियों के लघुत्तम लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस प्रकार तिरछा गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 5.6 होगा और यहाँ पर आप इसको सीधा गुना कर देंगे 3 को 2.2 से, तो वो आएगा 6.6। तो इस प्रकार से आपके पास ये राशियाँ इस प्रकार से होगी 277.2 इंटू यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 12.2 और अपोन में आपके पास कितना है 3 है। अब ये राशि 3 से कैंसिल हो सकती है, तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आएगी 92.4, ठीक है, इंटू में 12.2 और अब हम इसको गुना कर देंगे तो इसका संपूर्ण आयतन जो है 45 गुलाब जामुन को वो ज्ञात हो जाएगा। तो इनका गुना आपके पास आएगा 1127.28 घन सेंटीमीटर। ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात हो गया। अब चाशनी आपके पास कितनी है, कुल 30% है। तो चाशनी आपको कितनी दे रखी है, चाशनी आपके पास आयतन का 30%, ठीक है, आयतन का 30% है। तो कुल चाशनी कितनी हो जाएगी, कुल चाशनी आपके पास हो जाएगी, ये जो आपके पास आयतन है 1127.28, इसको हम 30% यानी इसका 30% लेंगे तो 30/100 से गुणा कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक सिफर को हम यहाँ से काट देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करके और 10 का भाग दे देंगे। तो ये गुणा करने के बाद भाग देने पर जो चीज़ आपके पास आएगी वो हो जाएगी 338.184, 338.184। इसमें 10 का भाग भी हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कुल आयतन जो है वो चाशनी का कितना हो गया, 338.184 घन सेंटीमीटर हो। इस प्रकार से अंत में जो आपसे उत्तर पूछा गया उसको जरूर कंक्लूड किया करें। अतः 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा जो है वो 338.184 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो है वो हमने पाई का मान जो है वो 22/7 लेने का थोड़ा सा अंतर आ रहा है, वरना एग्जैक्ट तो इतना ही आएगा। यदि आप 3.14 लेकर के सरल करेंगे तो हो सकता है एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है इसका, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न में जैसे कि आपको बता रखे कि एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कलमदान बना हुआ है ये घनाभ की आकृति का है। इसमें ये कलमें रखने के लिए इसमें जो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 गड्ढे बने हुए। तो कलम का जो आगे का हिस्सा है वो शंकुनुमा है। तो इस प्रकार से जब ये चारों गड्ढे बन गए, ये शंकुनुमा हो गए, तो इसके अंदर ये चूंकि लकड़ी को काट करके बनाए गए, तो इस प्रकार से घनाभ के आयतन में से हम क्या करेंगे, 4 शंकुओं का आयतन घटा देंगे। तो इस प्रकार से लकड़ी का आयतन जो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस घनाभ की जो विमाएँ दे रखी है वो 15 × 10 × 3.5 है। मतलब ये कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी होगी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15, और चौड़ाई जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 10, और इसकी जो ऊंचाई होगी, ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 3.5 होगी। तो घनाभ का आयतन तो आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गड्ढे में जो ये गड्ढा जो शंकुनुमा है इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये देखिए 0.5, और ऊंचाई तो इसकी आप जानते हैं कि जितनी घनाभ की जो ऊंचाई है वही इस शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गड्ढे जो है वो इस घनाभ में से खोद कर निकाले गए, तो ये आयतन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्योंकि आयतन का सीधा सा नियम होता है कि यदि वस्तुओं को जोड़ा गया है तो उनका आयतनों का योग हो जाता है, और यदि काटा गया है तो उसका अंतर हो जाता है, ठीक है, वो उसमें से हम घटा देते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभ की विमाएं। तो घनाभ की विमाएं, तो विमाओं का मतलब हो गया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जो है उसकी कितनी हो गई, 15 × 10 × 3.5, मतलब ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है। इतना सेंटीमीटर में ये आपको दे रखा है, ये तीनों चीज़ें सेंटीमीटर में है। अब
हमें जो है वो शंकु आकार के गड्ढे की त्रिज्या जो दे रखी है वो है, तो हम लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या जो आपके पास कितनी है, त्रिज्या r बराबर आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होगी, जितनी ऊंचाई जो है वो किसकी है, घनाभ की है, तो वो कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब इसका हमें जब आयतन निकालना है तो लकड़ी का शेष आयतन, तो लकड़ी का शेष आयतन यानी उस में से ये 4 गड्ढे हम जब निकाल देंगे तो लकड़ी का शेष आयतन जो होगा वो होगा, क्योंकि इसमें लकड़ी जब वो घनाभ के आकार की है तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, क्योंकि बड़ी लकड़ी जो है वो घनाभ के आकार की है तो घनाभ का आयतन। और इसमें चूंकि गड्ढे खोद कर निकाले गए तो माइनस में कितना हो गया 4 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो आप देख सकते हैं कि घनाभ का आयतन आपके पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई। और आप जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास लंबाई कितनी है, लंबाई जो है आपके पास कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़ाई आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है आपके पास h है वो आपके पास, इसकी h को जो आप h1 मान लो एक बार, क्योंकि इसकी ऊंचाई को h दी है तो यहाँ पर भी h1 मान लो। तो इसकी h जो है वो घनाभ की h जो है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, और फिर इसकी त्रिज्या जो है वो आपके पास कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 0.5 सेंटीमीटर है। और h1 जो शंकु की है वो आपके पास कितनी है, वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें गहराई जो हमें कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर है इसकी, जो ये मैंने गलत लिख दी, यहाँ पर गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप गहराई कितनी लेंगे 1.4 सेंटीमीटर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन राशियों को इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर L कितनी होगी आपके पास, L होगी 15 गुणा चौड़ाई होगी 10 इंटू ये होगी 3.5 ऊंचाई, और माइनस में 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का मान कितना लेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी r कितनी इसकी 0.5 इंटू 0.5 लेंगे क्योंकि स्क्वायर में है। और h1 जो आपके पास यानी शंकु की जो ऊंचाई है, गड्ढे की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर 1.4 दे रखी है। तो आप ध्यान से पहले अपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि 3.5 ले लिया इसको, तो ये 1.4 है। अब आप क्या करेंगे, ये तो सीधा गुणा कर देंगे और इनको आप यहाँ से पहले काट सकते हैं थोड़ा सा, इसको 7 दूनी 14 ये 0.2 आएगा, और बाकी वो गुणा करके 3 का भाग दे देंगे, और जो भागफल जो राशि आएगी उसको हम इसमें से घटा देंगे तो इसका आयतन आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये इतना काम मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सरल करके इसका आंसर जो आएगा वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। अभी तक आपने यदि मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया करें, और लगातार आप पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवाल करने का तरीका आपको अच्छा लगता होगा, और यदि कोई भी प्रकार की आपको शंका इसमें रहती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, मैं बिल्कुल आपके लिए सवालों को आसानी से करने का और पूरी तरह हर चीज़ की व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। तो आप पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रकार की समस्या है, यदि आपको कोई भी चीज़ ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं उसको और आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। आप पढ़ते रहिए। ठीक, नमस्कार।